नमस्कार। विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं विनय कुमार। भारत में सहकारी संघवाद विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग ले रहे हैं दो जाने माने विशेषज्ञ। हमारे साथ हैं पीआरएस के शोधकर्ता चक्षु राय जी। पीआरएस एक शोध संस्थान है जो पिछले 16 साल से संसद और विधानसभा में विधायी कार्यों पर शोध कर रहा है, तो उसके शोधकर्ता हैं और देश के जाने माने संविधान के ज्ञाता भी माने जाते हैं ये। और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे जी। तो हम दोनों का स्वागत करते हैं स्टूडियो में। और सबसे पहला सवाल चक्षु राय जी से, भारत में संघवाद का उत्थान कैसे हुआ और क्या स्थिति है? विनय जी, अगर हम संघवाद की बात करें तो भारत में जब संविधान बन रहा था तब एक ये सोच थी कि जो हमारा केंद्र सरकार होगी और जो राज्य सरकारें होंगी उसमें राज्य सरकारों को ज़्यादा मजबूती दी गई थी। और उस वक्त मंशा ये थी कि हमें एक देश बनाना था और उसमें राज्यों को जोड़ने की ज़रूरत थी। और जब संविधान बनना शुरू हुआ तब देश में कुछ बदलाव आए, पार्टीशन हो रहा था और तब संविधान निर्माताओं को ये लगा कि एक मजबूत संघ के लिए केंद्र सरकार को मजबूत करना पड़ेगा। संविधान बनने के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तब धीरे धीरे राजनीतिक बदलाव आए, देश में बदलाव आए और ये सोचा गया कि आपसी तालमेल के लिए केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकारों के बीच में आपसी तालमेल के लिए किस तरह के एनवायरनमेंट की जरूरत है। तो अगर ये हम जर्नी देखें जो कि संविधान के बनने से अब तक रही है, उसमें कुछ दो तीन चीज़ें उभर कर आती हैं। एक चीज़ उभर कर ये आती है कि देश की उन्नति के लिए केंद्र सरकारों को, राज्य सरकारों को साथ काम करने की जरूरत है। पिछले कुछ समय में ये भी डिस्कशन हो रहा है कि ये जो काम करने की जो भावना है, क्या ये कम्पेटिटिव होनी चाहिए या कोऑपरेटिव होनी चाहिए। इन दो फ्रेजेस का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। और हमारे संघवाद में इस रिलेशनशिप को, ये जो चर्चा है कि केंद्र का क्या काम रहेगा और राज्य सरकारों का क्या काम रहेगा, इस पर अक्सर बहस होती है। और इस बहस के 3-4 बड़े बड़े बिंदु रहते हैं। एक बड़ा बिंदु रहता है कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच में फाइनेंसेस को लेकर क्या रिलेशनशिप रहेगी। दूसरा बड़ा बिंदु ये रहता है कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पर केंद्र सरकार लेजिस्लेट करे और किस पर राज्य की विधानसभाएं लेजिस्लेट करें। एक और पॉइंट ऑफ कंटेंशन कभी कभी उठता है कि जो गवर्नर की भूमिका है एक राज्य में, वो किस तरह से रहेगी। क्या वो केंद्र सरकार का नुमाइंदा है या राज्य सरकार के लिए एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड है। तो इन कुछ 3-4 बड़े बड़े बिंदुओं पर पिछले 60 साल से हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कि जो भारतीय संघ है वो कैसा संघ है। चौबे जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस चीज को हमको समझना होगा कि संविधान में जो बातें लिखी गई हैं राष्ट्र के विकास के लिए, उसमें राज्य, केंद्र और राज्य दोनों के संबंधों का, दोनों की कार्य प्रणाली का, जैसा अभी राय साहब ने बताया, स्पष्ट उल्लेख है। इसमें थोड़ा और हम अगर नीचे जाएं तो जो राज्य हैं और राज्य के बाद जो अपने ग्राउंड लेवल पे जो पंचायती संगठन है, पीआरआईज, तो इनके बीच क्या संबंध। इसमें अगर आप चाहेंगे तो जो फेडरलिज्म है, जिसको यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में संविधान में प्रस्तावना में ही कह दिया गया, तो आप देखेंगे कि जो प्रजातांत्रिक ढांचा है दुनिया में, दो बड़े राष्ट्रों का नाम मैं लेना चाहूंगा, अमेरिका है, रूस है। आज का रूस है जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, यूएसएसआर, और वो है यूएसए और अपना भारत। तो इन तीनों की जो संवैधानिक व्यवस्था है, तीनों में अंतर है। इसलिए भारत में जो सहकारी संघवाद का है की अवधारणा या जिस पर चर्चा हो रही है, वो बहुत हद तक
किस हद तक आगे जाएगा अभी कहना मेरी समझ से मुश्किल है, लेकिन जो इसमें संगठनात्मक ढांचा निर्धारित किया गया है संविधान में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का जो एक्शन है, जो तीनों के काम करने का मोड है, वो भी पारिभाषित, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दिया गया है। हम संघ के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, मूल भावना को संरक्षित तथा पुष्पित और पल्लवित करने के लिए क्या करना चाहिए राय साहब? विनोद जी, चौबे जी 2-3 बातों का उल्लेख कर रहे थे और मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब जैसे चौबे जी उल्लेख कर रहे थे कि हमारे पास कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है, और इन तीनों के अलग अलग दायरे हैं। तो ये जो दायरे कायम किए गए हैं, ये दायरे इसलिए कायम किए गए थे क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था तो 2 कमेटियां बनी थी। एक कमेटी बनी थी सरदार पटेल के अंदर, उसके प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कहा गया था उसको, एक जवाहरलाल नेहरू जिसके चेयरमैन थे उसको यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कहा गया था। और उस वक्त चर्चा ये हुई कि जो हम लोगों का संविधान होगा वो कैसा संविधान होगा, और जो हम लोगों का गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बात ये आई कि हमारा जो संविधान है उसने एक वेस्टमिनिस्टर मॉडल को अडॉप्ट किया। अब ये जो वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री मॉडल है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक जो कैबिनेट है वो सुप्रीम है, और जो कैबिनेट का डिसीजन जो लेता है उसकी मानना की जाती है, और कैबिनेट जो कानून लाता है अगर उसके पास नंबर्स हैं उस कानून को पास कराने के लिए तो वो कानून पास होता है। तो जो इस वेस्टमिनिस्टर मॉडल में जो अकाउंटेबिलिटी है सरकार की, वो और किसी को नहीं है, वो सिर्फ विधायिका को है। तो अगर सरकार कुछ करती है जिसके लिए उसे जवाबदेही देनी है तो उसकी जवाबदेही सिर्फ विधायिका को होती है। अगर उसके पास विधायिका में अपने नंबर हैं और वो अपनी बात रह सकती है और अपना कानून पारित करा सकती है तो जो न्यायपालिका की जिम्मेदारी आती है, जो न्यायपालिका का दायरा काम करने का है, वो ये नहीं है कि ये देखे कि कार्यपालिका का जो डिसीजन है या जो कैबिनेट का डिसीजन है वो गलत है कि सही है। जो न्यायपालिका का दायरा है वो ये है कि जो काम किया गया है, जो सरकारी काम चल रहा है, क्या वो संविधान के अंतर्गत हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब और काफी बार हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठी है कि क्या न्यायपालिका सरकारी कामकाज में कितना दखलंदाजी कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग अपने अपने डिसीजन में ये कहा है कि न्यायपालिका के पास एक बड़ा लिमिटेड दायरा रहता है जिसमें वो सरकारी किसी डिसीजन पर या किसी लेजिस्लेशन पर हस्तक्षेप करती है। और वो दायरा लिमिटेड इस बात का है कि क्या वो डिसीजन ठीक था या गलत था इस बात पर नहीं, उसका दायरा सिर्फ ये है कि क्या वो डिसीजन संवैधानिक था कि नहीं था, क्या वो डिसीजन ऐसा था कि वो संविधान के किसी एक चीज का उल्लंघन कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो एक ये दायरे की बात हो गई। दूसरा दायरा, एक 10 सेकंड का समय और लूंगा। दूसरा दायरा ये तय किया गया था कि संविधान में ये कहा गया था कि ऐसे कौन से विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और ऐसे कौन से विषय हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। तो केंद्र सरकार के पास ऐसी चीजें रह गई जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गया या डिफेंस हो गया, क्योंकि ये चीजें राज्य सरकार अकेले, ऐसा नहीं है कि कुछ कानून दोनों मिलके समवर्ती सूची जिसे कॉन्करेंट लिस्ट में कहता हूं। और यहाँ पर भी थोड़ी सी टेंशन आनी धीरे धीरे केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों के बीच में आ गई है। और इस टेंशन का रीजन ये है कि कई बार केंद्र सरकार या जो राष्ट्र की पार्लियामेंट है कुछ ऐसे विषयों पर कानून बनाती है जिसमें राज्य सरकारों को लगता है कि ये कानून बनाने की जो पावर थी वो सिर्फ राज्य की विधानसभाओं के पास थी। तो ये भी एक टेंशन का पॉइंट है। बट ऐसा नहीं है कि जो हमारा संघीय ढांचा है इसमें हमेशा टेंशन ही रही है। हमारे संघीय ढांचे में ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस रहे हैं जहां पर कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया है। अब अगर एक मैं पिछले कुछ सालों में
इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करी जाती है तो उसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो दिया जाता है जो जीएसटी का संवैधानिक कानून बनाया गया था और इंडिया को एक सिंगल टैक्स मार्केट बनाया गया था। अब वन नेशन वन टैक्स। अब इसमें केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अपने साथ लिया था, तभी ये कानून बन पाया था। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारे देश में काम करता है। संविधान के तहत यूनियन ऑफ स्टेट का जो गठन किया गया, जिसके तहत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 स्तंभ बनाए गए तथा केंद्र और राज्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित किया गया, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं चौबे जी? ये जो है तीनों का हम सभी जानते हैं इस चीज को कि जब देश आजाद होने को था, हुआ नहीं था, होने को था, घोषणा हो चुकी थी और हमारा संविधान बनने लगा, तो उस समय भारत की स्थितियां आज जैसी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। उस समय कई प्रोविंसेस थे, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था थी और भारत में एक ढांचा ऐसा नहीं था कि सभी एक दूसरे से जुड़े रह सके। ये इसकी स्थापना करना बहुत जरूरी था और बहुत मेहनत के बाद जब इसको स्थापित किया गया था कि इसको चलाया कैसे जाएगा, इतना बड़ा मुल्क चलेगा कैसे। तो इसी के तहत 3 व्यवस्थाएं की गई, 3 महत्वपूर्ण अंग स्थापित किए गए जिसकी चर्चा बार बार होती रही है। उस समय से लेके सन 47 से लेके सन 50 से लेके आज तक होती रही है कि ये जो तीनों ढांचे हैं, जैसा कि राय साहब ने भी बताया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के लिए विधान स्थापित किए गए अपने संविधान में कि कौन कहां तक जाएगा। पहली बात कि उनकी जो उठती है बात कि आम आदमी के अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है, ठीक वैसे ही इन तीनों जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, इन तीनों के लिए भी था कि इनके क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या कर्तव्य हैं। और जब इससे कोई थोड़ा सीमा उल्लंघन करता है, जब लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्मण रेखा को कोई पार करता है, तब आवाज उठती है, ये तो गड़बड़ होगी। लेकिन जो दुनिया जानती है कि भारत के संविधान में इतना लचीलापन और इतनी अच्छी व्यवस्था है कि उसके बाद तुरंत वापस होने के भी रास्ते हैं। अगर कोई बढ़ गया थोड़ा सा आगे और उंगली उठी या ध्यान दिलाया गया कि आपने इस चीज को क्रॉस कर लिया, अपना लिमिट क्रॉस कर लिया, तो वापस होने की बहुत सारी गुंजाइशें हैं, तुरंत वापस भी होते रहे। और अगर वो वापस न हो, अड़ियल रुख अपना में, जैसे विधायिका मान लीजिए कोई नीति बनाती है, कोई स्कीम लाती है और कार्यपालिका उस पर काम न करे, अड़ जाए, तब वहां पे झंझट हो। या जो उस नीति में जो बिंदु तय किए गए हैं कि कैसे कैसे उनको करना है, वो न करे, तब दिक्कत होगी। और जब कभी ऐसी दिक्कत होती है, तब उसमें फिर किसी न किसी रूप में समाज का कोई न कोई अंग उसको न्यायपालिका तक ले जाता है। कई मामलों में न्यायपालिका स्वतः संज्ञान भी लेती है और फिर हल निकल जाता है, सर्वमान्य हल निकल जाता है, जिसपे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। इसीलिए आप देखते होंगे कि चाहे जितनी भी बड़ी हस्ती हो, जैसी भी पर्सनैलिटी हो, वो एक लाइन जरूर बोलता है, न्यायपालिका पर हमको पूरा भरोसा है। ये एक तरह से हमारा आदर्श वाक्य है। आदमी जब कहिए कि लगता है कि वो फंस रहा, तो तुरंत ये कह के वो। लेकिन आजकल जुडिशियल एक्टिविज्म की भी चर्चा चल रही है। जुडिशियल एक्टिविज्म थोड़ा सा तो है, इसके पीछे कारण है, जैसा कि राय साहब ने भी बताया कि लोग, हम इस पर आएंगे, थोड़ा सीमा उल्लंघन करते हैं। राय साहब से जानना चाहते हैं कि इन तीनों में, खास कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में, आप सबसे महत्वपूर्ण किसे मानते हैं?
वीरेंद्र जी, मैं इन तीनों स्तंभों को महत्वपूर्ण मानता हूँ, बट मेरा ये मानना है कि हमारे लोकतंत्र में विधायिका का एक काफी प्रमुख स्थान है। विधायिका सर्वोपरि है, विधायिका खास करके जिस तरह से जन का तंत्र है, लोकतंत्र क्या है, जन का तंत्र है, तो जनता सर्वोपरि है और जनता डायरेक्ट चुनकर विधायक या विधायिका को स्थापित करती है, तो वो सबसे सर्वोपरि माना जाता है। उसी के अंडर में आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका आती है। तो मैं अंडर में नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि विधायिका शायद बीच का स्तंभ है और एक तरफ उसके पास कार्यपालिका है, दूसरी तरफ उसके पास न्यायपालिका है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब कार्यपालिका कुछ कानून बनाना चाहती है तो उस कानून का जो प्रपोजल है वो विधायिका के पास लेके आती है। विधायिका जब उस कानून को बना देती है तो कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट करती है। उस कानून में अगर कोई संवैधानिक दिक्कत है या उस कानून में कुछ विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए न्यायपालिका का रोल आता है। अब इस जब पूरी चीज की हम परिकल्पना देखते हैं तो मुझे लगता है कि हर जो इंस्टीट्यूशन है उसका एक दायरा है और जब कोई इंस्टीट्यूशन अपनी जगह हल्की सी छोड़ देता है तो शायद दूसरा इंस्टीट्यूशन उसको घेरने की कोशिश करता है। आप कुछ समय पहले जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कर रहे थे। शायद पिछले साल या पिछले से पिछले साल एक ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग कॉन्फ्रेंस हो रहा था गुजरात में, तो वहां पर एक बात काफी प्रमुख तरह से रखी गई थी और वो बात ये रखी गई थी कि क्या न्यायपालिका विधायिका के काम में इंटरफियर कर रही है। और काफी सारे उसमें इंस्टेंसेस दिए गए थे कि जहां पे न्यायपालिका ने ये कहा था कि भाई ये कानून बनना चाहिए या न्यायपालिका ये कानून बनाए। और बात ये उठी थी कि जो कानून बनाने का दायरा है वो न्यायपालिका का नहीं है, वो दायरा सिर्फ विधायिका के पास है। जो कार्यपालिका विधायिका को बताएगी और वो कार्यपालिका फिर उस पर बहस करेगी और उसके बाद चर्चा करेगी और उसके बाद वो कानून। और उस कानून की मैं रोक रहा हूँ, उस कानून की व्याख्या न्यायपालिका करेगी। जी, उस कानून की व्याख्या करने का जो पूरा अधिकार है वो संविधान में न्यायपालिका करेगी। अब इन सभी मामलों में एक बात हमेशा ये उठकर आती है कि जो दायरा है वो किसका कितना सीमित है। तो जो हमारा जो कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कैबिनेट का भी एक दायरा है कि वो क्या डिसीजन लेती है। हम वो आपसे पूछेंगे जैसे कि मंत्रिमंडल की क्या शक्तियां हैं और यह क्या कर सकती है तथा इसकी समीक्षा हो सकती है कि नहीं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है। और खास करके जब हम विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका में तो विधायक चुन के आते हैं, सदन नेता होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और एक जो सदन के नेता होते हैं, एक जो सरकार बनाती है, सरकार की एक कैबिनेट होती है, उसके एक प्रमुख होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। तो सबसे बड़ी जो ताकत होती है जनता की ताकत वो मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? जी, तो देखिए, जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो चौबे जी कह रहे थे कि जो हमारा लोकतंत्र है और रूस में जो लोकतंत्र है और अमेरिका में जो लोकतंत्र है उसमें क्या क्या चीजें सिमिलर हैं और क्या चीजें अलग अलग हैं। तो एक जो बड़ा जो डिफरेंस है यूनाइटेड स्टेट्स के फ्रेमवर्क हमारे फ्रेमवर्क में कि वहाँ पे जो सरकार है वो क्या कहते हैं विधायिका का पार्ट नहीं होती। तो जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे वो कांग्रेस का मेंबर नहीं होता। हमारे यहाँ पे ये बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो पहले एमएलए भी होता है और जितने मिनिस्टर हैं वो एमएलए होते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूटिव जब लेजिस्लेचर का पार्ट होता है तो एग्जीक्यूटिव की जो जवाबदेही होती है वो लेजिस्लेचर को होती है। ये हमारे वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम का फाउंडेशन है। तो जब कैबिनेट कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को वो डिफेंड अगर करता है तो वो आपकी क्या कहते हैं विधायिका में डिफेंड करता है। और अगर उसको वो विधायिका में डिफेंड नहीं कर पाता है या फिर उसके प्रस्ताव विधायिका में डिफीट हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ विषयों पर मॉरल ऑब्लिगेशन होता है कि कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है। अगर आप बजट नहीं पास करा पाते हैं अपना तो इसका मतलब कि जो कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि भाई ये राज्य का बजट होगा, हम उसे पारित नहीं करा पाए तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। इसके अलावा जो चीजें होती हैं, अगर कोई
अगर जब कैबिनेट का डिसीजन होता है तो कलेक्टिव डिसीजन होता है, और वो कलेक्टिव डिसीजन उसको आप उस पर आप एक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई इस डिसीजन में ये काम और अच्छा किया जा सकता था या यह काम ठीक से नहीं हुआ। इसकी परिकल्पना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं करी है, इसकी परिकल्पना हमारी जुडिशरी के पास ये पावर नहीं हो पाता, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार कहा भी। चौबे जी, चूंकि हम जनता चुनकर भेजती है और सबसे बड़ी ताकत जो लोकतंत्र में है वो सरकार बनाने की ताकत है। जो आप सरकार बनाते हैं तो सीधा आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो सरकार जो होती है मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेह होती है। तो मंत्रिमंडल आज एक प्रचलन देख रहे हैं कि हर लोग मंत्रिमंडल के फैसले की भी आलोचना करने लगे हैं। तो चूंकि जनता जब आपको चुन के भेजती है, 5 साल के लिए चुन के भेजती है, तो फिर 5 साल के बाद जब आप जनता के बीच जाते हैं तो आपके कामों की भी समीक्षा जनता करती है। अगर आप अच्छा काम नहीं किए तो आपकी सरकार बदल जाती है। तो अब जो इस तरह से लगता नहीं कि इस तरह की बातें जो होती है, ये संविधान की जो भावना है या संविधान में जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये बातें जाती है। क्योंकि संविधान के दायरे में ही रहकर आपको बातें करनी चाहिए जिससे कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। आज भारत के पड़ोसी राज्य आप पड़ोस के देश को देखिए जहां संविधान नहीं ठीक ढंग से काम कर रहा है, मार्शल लॉ लागू करना पड़ रहा है, वहां चुनी हुई सरकार 5 साल तक चल नहीं पा रही है। जबकि भारत में जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ है और 50 के बाद से जब से हम गणतंत्र हुए हैं, तब से आज तक लगातार लोकतंत्र जीवित है। और हमारे वोट में, एक वोट में ये ताकत है कि एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार गिरती है, एक वोट से कोई विधायक चुने जाते हैं, झारखंड में 9 वोट से एमपी बनते हैं लोग। तो हम लोगों के वोट की ये ताकत है। तो इसको क्या आप कहेंगे? देखिए, भारतीय लोकशाही की यह खासियत है कि आलोचना यहाँ की सुप्रीम बॉडी की भी कोई कर सकता है जी। उसकी आलोचना करने के बाद उसको जेल जुर्माना नहीं होने जा रहा है। लोकतंत्र की अभिव्यक्ति जो आप कह रहे हैं, हाँ, कि लोग जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने संविधान में दी है, उसमें आप किसी भी चीज की आलोचना कर सकते हैं। एक हद तक गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, और कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी आप आलोचना कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि कैबिनेट डिसीजन की भी लोग आलोचना करते हैं, तो करते हैं, लेकिन वो आलोचना भी एक मेरी समझ से अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है। आप आलोचना करिए, क्योंकि कैबिनेट डिसीजन किसके लिए लेता है? फॉर हुम? जनता के लिए। जनता के लिए लेता है। तो जनता से अगर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह या उससे भी बड़ी आबादी जो है अगर उसकी आलोचना करती है, तो वहां तक तो ठीक है कि भाई ये ठीक है या गड़बड़ है। लेकिन अगर संसदीय व्यवस्था से आप ताकत, सुन लीजिए मेरी बात, हाँ। लेकिन उसको चैलेंज कौन करेगा? सवाल है कि कैबिनेट ने कोई डिसीजन ले लिया, मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय ले लिया, चाहे स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, और उसको चैलेंज कौन करेगा, कहां करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो उसको इसलिए कि डिसीजन जो लिया है, जो व्यवस्था है उसमें तो जो चुनी हुई सरकार है, और जब तक उसके पास बहुमत है तो वो अपना फैसला लागू करने के लिए। बहुमत की बात, कैबिनेट तभी है जब बहुमत है। हाँ। पहली बात है कि कैबिनेट कब तक है? जब तक उस कैबिनेट से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज को बहुमत, तभी कैबिनेट है। अगर बहुमत नहीं है तो कैबिनेट नहीं है। नहीं, वो तो टेक्निकली अब भंग करना पड़ेगा, लेकिन कैबिनेट तो रह सकती है। ये जो कैबिनेट है, सो कैबिनेट अगर कोई डिसीजन लेता है और उसमें कोई गलती आती है तो उसको वापस फिर कैबिनेट ही लेगा, उसको रिड्रेस फिर वही करेगा। रिड्रेसल पावर भी उसी के पास है, रिड्रेसल पावर और किसी के पास नहीं। हाँ, ठीक है, अगर आप बाहर में कोई चर्चा करते हैं, हमको लगता है कि ये डिसीजन जनता का अगर इच्छा नहीं, जैसे कि कृषि कानून वापस केंद्र सरकार ने ली, कैबिनेट के द्वारा पहले वापस ली, फिर पार्लियामेंट से वापस ली, तो वो जनता, लेकिन जनता सर्वोपरि है। जनता तो सर्वोपरि है ही। जनता ने अपनी सारी शक्तियां अपने इन 3 संस्थाओं को सौंप दी है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो जो है सो निर्वीर्य हो गई।
लेकिन सुप्रीम पावर उसी के पास है। और ये जो अपने जो संगठन है या जो अपने संचालक गण है, संचालक ही कहेंगे सामान्य भाषा में, वो अगर कोई गलत निर्णय लेते हैं या ऐसा निर्णय लेते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता है, सही भी हो लेकिन नहीं पसंद आ रहा, तो वो जनता के लिए दो चीजें हैं, या तो वो चुनाव तक प्रतीक्षा करे और चुनाव में पलट देवे, या जब वो सत्ता चल रही है तो सत्ता के विरुद्ध वो आवाज उठावे, मेमोरेंडम दे। मेमोरेंडम से बात नहीं बनती है तो सबसे बड़ी खासियत ये कि धरना प्रदर्शन करता है। और मेरी समझ से केवल भारत ही एक ऐसा महत्वपूर्ण देश है जहां पे इसको लेके कोई वायलेंट रोल नहीं होता। करते भी हैं लोग तो उनकी अपनी सीमाएं, वो कहाँ करेंगे। लेकिन जैसे मुझे लगता है कि आप विधायिका से शक्ति पाते हैं और तब संविधान के प्रति आप जवाबदेह नहीं हो, तो ये बड़ा चिंता का विषय होता है, क्योंकि जो संविधान में जो मर्यादाएं खींची गई है, कार्यपालिका का, विधायिका का, न्यायपालिका का, सबकी एक सीमा है, तो मुझे लगता है कोई सीमा लेखा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्या चक्षुराज जी? विनय जी, क्योंकि हम लोगों के पास समय कम है, मुझे काफी अच्छा लगा कि आप जो हम लोगों की बातचीत थी उसे वापस खींच कर लाए हैं संवैधानिक सीमाओं पर। और जब हम लोगों ने बात शुरू की थी आज की, तो हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जो संघीय ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए क्या हो सकता है, और जो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है या कम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, तो उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर इस संघीय ढांचे को मजबूत करना है तो जितने संघ के हिस्से हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, इन सभी की एक सीमा रखी गई है, एक संवैधानिक सीमा है, एक संवैधानिक मर्यादा है। और जब ये सारे इंस्टीट्यूशन उन मर्यादाओं का सम्मान करेंगे, उन मर्यादाओं के अंदर रहेंगे, तभी संघ मजबूत हो पाएगा। और हमेशा कभी ना कभी ये एक लालच रहेगा कि भाई कोई एक इंस्टीट्यूशन कमजोर हो रहा है तो क्या मैं उसकी जगह घेर सकता हूं। बट ऐसा अगर होगा तो संघीय ढांचे में कमजोरी आएगी, और अगर ऐसा नहीं होगा और एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करेगा, उसके साथ मिलकर काम करेगा, तो मुझे लगता है कि वो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कि हमारे संविधान में लिखी नहीं गई है, बट वो स्पिरिट परंपरा से, क्योंकि लोकतंत्र में ट्रेडिशन, अब इंग्लैंड का संविधान तो है नहीं, लेकिन वहाँ ट्रेडिशन से चलता है, तो यहाँ भी तो ट्रेडिशन है, लोकतंत्र में ट्रेडिशन हमारा है, उसको हमको फॉलो करना है। तो उसी वजह से अगर ये सीमाएं और मर्यादाओं का पालन होगा तो ये संघीय ढांचा और मजबूत हो पाएगा। चौबे जी, लास्ट कमेंट आपका चाहते हैं? देखिए, जब तक एक दूसरे के प्रति सम्मान, अपना कार्य करते हुए एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना नहीं रहेगी तो विकास नहीं होगा। विकास के लिए जरूरी है कि सभी अपनी अपनी मर्यादाओं में रहें। आप ऐसे देखिए कि जो अगर आप तुलना करें अपने संविधान की और अपनी लोकशाही की व्यवस्था की अपने शरीर से तुलना करें, वो एक हम कहते हैं ना कि आत्मा है, आत्मा है तो शरीर भी होगा। तो शरीर से आप करें कि आपके पैर में अगर चोट लगती है तो आपका हाथ अगर वहां जाने से मना कर दे तो क्या होगा? और वो कहना नहीं पड़ता है हाथ को कि तुम वहां जाओ, वो इमीडिएट चला जाता है। आप फर्ज करिए कि आपको एक कांटा चुभ जाता है पैर में और सिर पे कोई पत्थर गिर जाता है या पीछे से डंडे से वार होता है, तो हाथ अपने आप डिसीजन ले लेता है कि हम कांटे को छोड़ के सिर पे जाएंगे उसको बचाने के लिए। तो जैसा राय जी ने कहा कि जो अपनी ढांचा है उस ढांचे में अगर कोई अंग थोड़ा कहीं अगर अनजाने में या जानबूझ के कहीं थोड़ा वो गलत करता है तो दूसरा उसको सेफगार्ड बन के कहता है। न्यायपालिका भी जो आप बोल रहे थे कि न्यायिक सक्रियता, अति सक्रियता की बात, तो न्यायपालिका ऐसा नहीं है कि वो विधायिका बनना चाहता है, वो वहीं से चाहता है कि कुल मिलाकर हमारे दोनों विशेषज्ञ चक्षु राय जी और श्याम किशोर चौबे जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और इन्होंने भी कहा कि तीनों जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका और विधायिका है, अपनी सीमाओं में रहकर अपनी शक्तियों का सही उपयोग करे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, संघ मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
जय हिंद।